इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का नाम समझेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है और इन टू वेरिएबल क्या है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि मैं आपको सेकेंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल्स एक ही चीज होती है। जैसे अगर कोई भी एक इक्वेशन लिखी हुई है, अगर उसकी पावर कुछ भी नहीं है, जैसे ये एक इक्वेशन लिखी, इसकी पावर कुछ भी नहीं मतलब 1, इसकी भी टर्म्स की पावर कुछ नहीं 1, इसकी भी पावर कुछ नहीं 1, अगर हाईएस्ट पावर 1 रहे यानी किसी की कोई पावर नहीं रहे तो उसे बोलते हैं, वो इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब ये टू वेरिएबल क्या होता है, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ सेकेंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि वेरिएबल जो हमारे x और y वाले नंबर रहते हैं इसे बोलते हैं हम वेरिएबल। जो काउंटिंग के 2, 3, 4, 5 रहते हैं ये हमारे नॉन वेरिएबल होते हैं। तो वैसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो और जिसमें टू वेरिएबल यानी एक x हो या एक y या फिर दोनों x हो या फिर दोनों y हो, मतलब दोनों x या y का होना जरूरी है, तो इसी को ही बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। अब पेयर बना दो यानी एक और इक्वेशन बना दो, दो इक्वेशन की जोड़ी बना दो अलग अलग लिखकर, तो ये दो इक्वेशन की क्या हो गया, पेयर हो गया। और लीनियर मतलब इसकी पावर 1 है, टू वेरिएबल मतलब एक 2x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल, इधर 3x वेरिएबल और इधर 2y वेरिएबल, इधर भी इस इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल होगा और इस इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल होगा। तो इसी को ही बोलेंगे हम पेयर, ये दोनों का पेयर। लीनियर जिसकी पावर 1 है, इन टू वेरिएबल एक ये रहा, इसमें एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसके पेयर बना दो, टू वेरिएबल क्या होते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है वो चीज अब हम समझेंगे। फिर उसके बाद ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन जो है, हमें जो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी 3 मेथड होती है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहली मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड, दूसरी मेथड का नाम है हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड और तीसरी जो मेथड है वो हमारी इलिमिनेशन मेथड है। हमें 3 मेथड से इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट मेथड यानी ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। ग्राफिकल मेथड जो है हमारी एक्सरसाइज 3.1 में आती है, जिसका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है, जहां पर हमें ये बताना है, एक इक्वेशन दी रखी उसमें हमें ये बताना है कि वो इक्वेशन जो है इंटरसेक्ट लाइन करती है या फिर पैरेलल लाइन करती है या फिर कोइंसिडेंट लाइन करती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5x - 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि 0 है कि नहीं इस दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पर तो 0 दे रखा, सपोज कि अगर 0 नहीं दे रखा होता तो कुछ इक्वेशन इस टाइप से होती, 5x - 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 8। ठीक है, तो अगर ऐसी इक्वेशन लिखी होती तो हमें सबसे पहले तो यहाँ 0 को लाना पड़ता। तो 0 लाने के लिए हम क्या करते, ये माइनस का 8 जो है इक्वल की राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर आते। जब लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं हम यहाँ पर, तो हमारा माइनस का जो 8 है इधर आकर प्लस का हो जाता और इक्वल के उधर क्या हो जाता फिर 0। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इक्वेशन में 0 है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो अगर जो भी नंबर दे रखा है इक्वल की राइट साइड अगर माइनस का है तो इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो इधर ले आएंगे तो माइनस का, और उधर क्या लगा देंगे 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो 0 दे ही रखा है। यहाँ पर हम सिंस यहाँ में क्या दे रखा है 5x - 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन दे रखी है। एंड दूसरी क्या दे रखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें क्या करना है, a1 a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यूज लिखना। अब ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 क्या होता है उसे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन a2 क्या, जो हमारा फर्स्ट टर्म्स होगा ना x वाला, उसके जस्ट पास में उसके जो कोफिशिएंट है यानी पड़ोसी नंबर वो हमारे होंगे a1 और a2। तो a1 क्या है हमारा 5 और a2 क्या है हमारा 7। फिर उसके बाद हम लिखेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 और जो b2 है वो y के कोफिशिएंट या y के पड़ोसी होंगे। तो y के पास में दे रखा है माइनस का 4 अपॉन में क्या दे रखा है 6।
तो प्लस वाले नंबर के सामने प्लस नहीं लगाएंगे, अगर नंबर माइनस में है तो माइनस लगाना कंपलसरी है। फिर उसके बाद हम C1/C2 एक कांस्टेंट नंबर रहते हैं जिनके साथ ना तो x वेरिएबल होता है ना y। तो यहाँ C1/C2 क्या दे रखा है, प्लस का 8, तो 8 के सामने प्लस तो लगाएंगे नहीं, फिर हम लिखेंगे माइनस का 9। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो A1 और A2 है क्या ये दोनों एक दूसरे की टेबल में आते हैं यानी कैंसल हो रहे हैं, या फिर ऐसी कोई सी टेबल जिससे ये दोनों कैंसल हो रहे, पहले तो ये देखेंगे हम। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ना तो 5 की टेबल में 7 आता, ना 7 की टेबल में 5, ना ऐसी कोई सी टेबल दोनों की जिसे दोनों की टेबल में आता हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ 5/7 को इज इट इजी रहने देंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। फिर हम क्या देखते हैं, B1 अपॉन जो B2 दे रखा है, ये 4 और 6 दोनों एक दूसरे की टेबल में तो नहीं आते लेकिन 2 की टेबल में जरूर आते, तो ये 2 की टेबल से इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। 2 टाइम जाएगा हमारा 4 और 6 हमारा जाएगा 3 टाइम। फिर C1/C2 को देखेंगे तो ये एक दूसरे की टेबल में भी नहीं आते और ऐसी कोई सी टेबल ही नहीं है जिसमें 8 और 9 आते। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि A1/A2 क्या दे रखा हमारा 5, ठीक है। अब ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 5/7, फिर लिखेंगे B1/B2, ये अपडेट होके क्या हो गया है 2 और माइनस लगाएंगे जो माइनस यहाँ पर था, और उसके बाद B2 क्या हो गया था हमारा 3, फिर C1/C2 क्या था हमारा, ये तो एज इट इजी था यानी 8/-9। अब हम कंपेयर करेंगे कि A1 जो दे रखा हमारा ये B1 के इक्वल है या नहीं है, और A2 दे रखा है ये हमारे B2 के इक्वल है या नहीं है। फिर हम ये देखेंगे कि B1 जो है C1 के इक्वल है या नहीं, फिर B2 C2 के इक्वल है या नहीं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो हमारा A1 5 दे रखा है वो B1 माइनस के 2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर लिखेंगे कि A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2, ठीक है, ये तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। फिर हम क्या देखते हैं कि B1 और C1 दोनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ B1 2 है और C1 क्या दे रखा 8, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि C1/C2 इक्वल नॉट रहेगा, यानी B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2 के। C1/C2 क्या दे रखा 8-9। यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर मान के चलो हमारा यहाँ पर C1 होता 8, ठीक है, वो तो दे रखा, और अगर हमारा B1 भी 8 होता, ठीक है, और अगर हमारा C2 9 दे रखा है और हमारा अगर B2 मान के चलो 3 होता, तो ऐसी कंडीशन में भी हम लिखते हैं कि B1 B2 दोनों एक दूसरे के इक्वल नॉट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भले पहला वाला टर्म से जो C1 और B1 इक्वल है, लेकिन C2 और B2 तो इक्वल नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या साइन लगाते इक्वल नॉट का। और अगर मान के चलो हमारा C2 और B2 इक्वल होते, दोनों 9-9 होते, और C1 और B1 इक्वल नहीं होते, तो भी हम ऐसी कंडीशन में इक्वल नॉट का साइन लगाते। जब हमारा A1/A2 इक्वल नॉट हो B1/B2 के और इक्वल नॉट हो C1/C2 के, तो ऐसी कंडीशन को हम ग्राफिकल मेथड में कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर हम लास्ट में एक सॉल्यूशन में यहाँ पर आंसर में एक लाइन लिखेंगे, दस द लाइन्स रिप्रेजेंटेटिंग, यहाँ पर हमें एक लाइन जो रिप्रेजेंटिंग करी गई द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन के पेयर दे रखे हैं ये इंटरसेक्ट करती है दोनों एक दूसरे को यूनिक पॉइंट पर, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इंटरसेक्ट, जो कि क्वेश्चन में पूछा था क्या ये इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्ट। अगर हमारा A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 के हो और इक्वल हो C1/C2 के, तो ऐसी कंडीशन को भी हम इंटरसेक्ट कहेंगे। और उसके बाद अगर मान के चलो कि तीनों ही अलग हो, A1 B1 C1 सभी अलग डिफरेंट हो, तो ऐसी कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे इंटरसेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9x plus 3y plus 12 is equals to 0, 18x plus 6y plus 24 is equals to 0। तो यहाँ पर 0 दे रखा है, मतलब हमें इसे अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सीधे सोल्व करते हैं, सिंस हमें यहाँ क्या दे रखा है 9x plus 3y plus 12 is equals to 0, एंड हमें क्या दे रखा है 18x plus 6y plus 24 is equals to 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे A1/A2। A1 क्या दे रखा है हमारा 9, A2 क्या दे रखा है 18, फिर हम यहाँ B1/B2 को लिखेंगे, B1 क्या है हमारा 3, B2 क्या दे रखा है 6, फिर हम यहाँ पर C1/C2 को लिखेंगे, C1 क्या दे रखा है हमारा 12
और C2 क्या दे रखा है 24। अब हम इसे देखेंगे क्या ये एक दूसरे की टेबल में आते हैं, कट रहे, कैंसिल हो रहे हैं, चेक करते हैं। तो 9 और 18 जो है 9 की टेबल में 18 आता है, 9 1 9, 9 2 18, चलो कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है, 3 1 3, 3 2 6, 2 टाइम। फिर 12 की टेबल में भी 24 आता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12, 12 2 24। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि A1 अपॉन A2 जो है हमारा वो हो चुका है 1 अपॉन 2, और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि B1 अपॉन जो B2 है वो हमारा वो भी हो गया है 1 अपॉन 2, और जो हमारा C1 अपॉन C2 दे रखा वो भी हो गया हमारा 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि A1 B1 C1 सब एक दूसरे के इक्वल है, A2 B2 C2 ये भी एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे उसके बाद कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2 के, यानी सब इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन को ग्राफिकल मेथड में कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहा जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन। फिर लास्ट में हम इसका आंसर में कुछ इस टाइम से लाइन लिखेंगे, दस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। क्या लिखेंगे हम? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्यों लिखा? क्या यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब इक्वल है, अगर सब डिफरेंट होते तो इंटरसेक्ट कहलाते, सब इक्वल है तो क्या कहलाएंगे? कोइंसिडेंट। अब हम तीसरी कंडीशन को समझते हो, थर्ड क्वेश्चन को समझेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 0 मौजूद है, ठीक है, हम सीधे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है उसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम सेकेंड जो हमारी दे रखी है 2x माइनस का y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कंपेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम A1 अपॉन A2। A1 क्या दे रखा है हमारा 6, A2 क्या दे रखा है हमारा 2। फिर उसी के बाद हम देखेंगे B1 अपॉन B2 को। B1 क्या दे रखा है? y का कोफिशिएंट -3। अब यहाँ हम B2 को क्या देखते हैं? y का कोफिशिएंट यानी जस्ट पास का नंबर। तो जस्ट पास में कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए सपोज करना पड़ेगा वहां पर 1 है। तो हमारा B2 क्या हो जाएगा? माइनस का 1। फिर हम क्या करेंगे? C1 अपॉन C2 को लिखेंगे। C1 क्या दे रखा है हमारा 10 और C2 क्या दे रखा है हमारा 9। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखते हैं कि क्या A1 A2 एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है या नहीं। हाँ हो रहा है। क्यों? 2 की टेबल में जो 2 है वो 1 टाइम आ जाएगा और 6 भी आता है जो 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम आता। फिर 1 और 3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ तो कैंसिल होगा नहीं। फिर उसके बाद C1 C2 को देखते हैं, ये तो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि A1 हमारा अपडेट होकर A1 A2 क्या हो चुका है 3/1। B1 अपॉन B2 जो कि माइनस में था अब वो प्लस का 3/1 हो गया। फिर C1 अपॉन C2 जो है हमारा 10/9 का 9 ही रहा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि A1 B1 इक्वल है, A2 B2 इक्वल है, लेकिन इक्वल नॉट है B1 C1 के एंड इक्वल नॉट है B2 C2 के। तो ऐसी कंडीशन को हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, A1 A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2। जब C1 C2 B1 B2 के इक्वल नॉट हो तो ऐसी कंडीशन को ग्राफिकल मेथड में कहा जाता है हमारा कि ये एक पैरेलल लाइन होगी। क्या कहा जाएगा? पैरेलल। फिर लास्ट में आंसर में कुछ इस टाइप से लाइन लिखेंगे जहां पर हमें क्या लिखना है कि ये पैरेलल है। अब पैरेलल हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते। अगर A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल नॉट C1 C2 को है तो उसे क्या कहा जाएगा? पैरेलल लाइन कहा जाएगा। और उसके बाद हम कुछ इसको और डिटेल में समझते हैं। अगर मान के चलो हमारा ग्राफिकल हमने अभी रिप्रेजेंटेशन देखा कि A1 A2 इक्वल नॉट हो B1 अपॉन B2 के, या फिर A1 A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2 या इक्वल नॉट C1 अपॉन C2 हो, या तो याली कंडीशन हो या फिर याली। तो ऐसी कंडीशन को ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कहा जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब हमारे A1 B1 C1 सब एक दूसरे के इक्वल है तो उसे क्या कहा जाता है? कोइंसिडेंट लाइन। हमने ये सीखा अभी तक के। फिर हम क्या देखते हैं, अगर हमारा B1 और C1 B2 C2 एक दूसरे के इक्वल नहीं हो तो उसे क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइन। एक चीज ध्यान रखना, अगर जैसे मान के चलो इसमें हमारा B1 दे रखा है 3, ठीक है, और B2 दे रखा है हमारा 2, ठीक है, C1 में हमारा दे रखा है 3 और यहाँ पर C2 हमारा दे रखा है 1। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि B1 C1 तो एक दूसरे के इक्वल है लेकिन B2 C2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इक्वल नोट ही मानेंगे उसे।
हमें क्या कि B1 जो है वो C1 भी होना चाहिए, लेकिन जो B2 है वो C2 भी होना चाहिए। दोनों B1 C1 और B2 C2 दोनों इक्वल होंगे, जब जाकर हम इस पर इक्वल नोट का साइन नहीं लगाएंगे। अगर एक भी अलग है तो हम इक्वल नोट का साइन लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद कुछ एक अलग से इस टाइप से अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन आता है, जिसमें इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, वन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है या फिर यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन से हमें क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अंतर आते हैं कि बताइए ये यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर इंटरसेक्ट है, क्या है। तो इससे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो यहाँ पर इसी को जब A1 A2 जो है इक्वल नोट हो B1 B2 के, तो उसे वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाएगा। जो हमारी कोइंसिडेंट लाइन है, इससे अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, कि इसे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी पैरेलल लाइंस है, इसी को ही हमारे अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में नो सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ओनली इसे क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन भी कहा जाता है, अगर हमारा B1 B2 इक्वल नॉट हो C1 अपॉन C2 के। तो काफी अच्छे से आप लोग ये चीज को समझ चुके होंगे। ये हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझा था। अब हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड को समझेंगे, जिसमें हमें ठीक इसी तरीके से एक इक्वेशन लिखी आएगी, जहां पर हमें ये बताना है कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अब ये क्या नई चीज है उसे समझते हैं। सबसे पहले तो हमारी एक इक्वेशन आई, जब फर्स्ट इक्वेशन में दे रखा 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के अपॉन में लिख लेना सॉल्यूशन में सोल्व करते टाइम। पहले तो हम यहाँ क्या करते हैं, क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ जीरो ही नहीं है, तो जीरो को लाने के लिए मैंने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि अगर इक्वल की राइट साइड जो नंबर देखा उसे इधर लेकर आ जाएंगे। तो पहले हम उसे जीरो को यहाँ लेकर आ जाते हैं, तो क्या लिखते हैं 3x + 2y, यहाँ नीचे लिख लेते इसको, यही लिख लेते, एक काम करते। तो हमारा क्या है 3x + 2y, अब ये प्लस का जो 5 है ये 2y के पास आकर काय का हो जाएगा -5, उधर क्या बचेगा फिर 0 बचेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 2x - 3y इजिकल्स टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमारा जो 7 है ये प्लस का है, इक्वल के इधर आकर -7 हो जाएगा, उधर क्या बचा 0। तो पहली स्टेप में हमने क्या करना है कि 0 को लेकर आना हो। 0 को कैसे लाते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमें जो चीज दे रखी है उसे लिख देंगे कि अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 3x + 2y - 5 = 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन लिखेंगे जो अपडेट होकर क्या हो गई है 2x - 3y - 7 = 0। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2। a1 क्या है हमारा 3 अपॉन में a2 क्या दे रखा है 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे b1 अपॉन b2। b1 क्या दे रखा है हमारा प्लस का 2, फिर b2 माइनस का 3। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे c1 अपॉन c2। c1 क्या दे रखा है हमारा -5 और c2 क्या दे रखा है हमारा -7। अब हम देखेंगे क्या ये एक दूसरे की टेबल में आता है, कैंसल हो रहा है, नहीं 3 2 नहीं होंगे, किसी से नहीं होंगे, 2 3 भी नहीं होंगे, माइनस माइनस हाँ यहाँ पर माइनस माइनस कैंसल हो जाएंगे। फिर हमारा क्या है a1 a2 तो यही रहेगा, b1 b2 यही रहेगा, c1 c2 जो है हमारा अपडेट होकर हो जाएगा प्लस का 5/7। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि a1 और a2 जो है इक्वल है क्या b1 b2 के, नहीं a1 भी डिफरेंट है a2 भी डिफरेंट। तो यहाँ लिखेंगे a1 a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि b1 c1 इक्वल है क्या, नहीं यहाँ 2 दे रखा, यहाँ 5, b2 c2 ये भी अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। अब कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट का ये मतलब रहता है कि अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2 हो, तो उसे कहा जाता है कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है हिंदी में संगत। अब ये संगत मैंने इसलिए लिखा है कि इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जैसे कि आप लोग स्कूल में सभी फ्रेंड्स जाते हैं तो कहते हैं ना कि सभी प्लान करते हैं कि हम नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाएंगे, 3 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप रहता है जिसमें 3 स्टूडेंट
साथ में एक साथ में पढ़ते हो, फ्रेंड भी रहते हो, कहते हैं कि हम नेक्स्ट डे जो है स्कूल नहीं जाएंगे, तो वो स्कूल नहीं जाते, मतलब यहाँ पर A1 A2 एक फ्रेंड है, B1 B2 एक फ्रेंड है और C1 C2 एक फ्रेंड है। हम यहाँ पर तीनों दोस्तों ने ये प्लानिंग करी थी कि हम नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये सब क्या रहे, नेक्स्ट डे अब्सेंट रहे, तो इनकी दोस्ती पक्की थी, तो इनकी संगत मतलब दोस्ती होता, तो इनकी दोस्ती पक्की थी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे कि कॉन्सिस्टेंट है भैया, तीनों की संगत अच्छी है, संगत है, ये कॉन्सिस्टेंट है, क्योंकि तीनों ने एक दूसरे की सुनी और तीनों स्कूल नहीं गए। और अगर मान के चलो तीनों ये प्लानिंग करते कि कल हमें स्कूल आना है सभी को, तो ये तीनों स्कूल आ जाते, मतलब A1 A2 इक्वल होता B1 अपॉन B2 इक्वल होता C1 अपॉन C2, यानी हमारा A1 1 अपॉन 2 होता, फिर B1 भी हमारा 1 अपॉन 2 होता, C1 भी हमारा 1 अपॉन 2 होता, यानी सारे सेम हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को भी हम कंसिस्टेंट कहेंगे, या तो सारे डिफरेंट हो, या तो सारे दोस्त स्कूल जा, या सॉरी सारे दोस्त स्कूल नहीं जाए, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देके बता चुका हूँ, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सारे स्कूल चले गए सारे दोस्त, तो ऐसी कंडीशन को भी क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट। या तो सारे दोस्त जो है 10th क्लास फेल हो जाएंगे, भैया नहीं पढ़ना, या तो सारे फ्रेंड्स 10th क्लास पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो देखो यहाँ पास हो गए, तो इसे भी कंसिस्टेंट कहेंगे कि दोस्ती गहरी है, संगत है भैया, संगत का असर पड़ गया सब पास हो गए, और यहाँ संगत का असर हो गया सब फेल हो गए, तो इसे कहा जाएगा कंसिस्टेंट। अब आपको इसको एग्जाम में कुछ इस टाइप से लिखना है कि यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है कि ये जो लाइन दे रखी है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, मैंने आपको उधर बता चुका हूँ कि इंटरसेक्ट और पैरेलल क्या होता है, एक तो इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरी बात जो हमारा मेन आंसर का जवाब है, मेन क्वेश्चन का जवाब है कि हमें यहाँ पर एक ये जो इक्वेशन दे रखी है ये कॉन्सिस्टेंट मिल रही है, क्या मिल रही है, कॉन्सिस्टेंट, हमें यही बताना था कि ये कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट, तो हम क्या देखते हैं, ये कॉन्सिस्टेंट मिलती है। फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इजिकल्स टू 8 कॉमा 4x माइनस 6y इजिकल्स टू 9। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर हमारा जो है इक्वल के बाद में यानी राइट साइड में जीरो होना कंपलसरी, तो सबसे पहले हम यहाँ जीरो लेकर आएंगे, लिखेंगे 2x माइनस 3y, ये 8 उधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल के उधर क्या बचेगा, जीरो। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4x माइनस 6y, ये जो 9 है हमारा प्लस का है, इधर आकर काय का हो जाएगा, इक्वल की लेफ्ट साइड में माइनस का, इक्वल की उस साइड क्या बचा, जीरो। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व में हम क्या करेंगे, सिंस यहाँ पर जो दे रखी इक्वेशन उसको हमने अपडेट कर दिया, वो लिख देंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। फिर इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी थी, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ हम कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 लिखेंगे, a1 क्या दे रखा है हमारा 2 और 4 हमारा a2 दे रखा है। फिर हम क्या लिखेंगे, b1 अपॉन b2, b1 क्या दे रखा है माइनस का 3 और b2 क्या दे रखा है हमारा माइनस का 6। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, C1 अपॉन C2, C1 क्या दे रखा है हमारा माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 9। अब हम यहाँ पर एक दूसरे से कैंसिल करेंगे, देखते हैं एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये तो एक दूसरे से नहीं कैंसिल हो रहे। अब यहाँ हम क्या करते हैं, लिखते हैं a1 अपॉन a2, अपडेट होकर हो गई ये 1 अपॉन 2, फिर b1 अपॉन b2 इक्वल अपडेट होकर ये हो गए 1 अपॉन 2, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, c1 अपॉन c2, जो माइनस माइनस प्लस हो गए तो पॉजिटिव नंबर हो गए। फिर हम यहाँ क्या क्या देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, क्यों, क्योंकि ये भी 1 अपॉन 2 और ये भी 1 अपॉन 2, तो लिखेंगे b1 अपॉन b2। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल नॉट C1 अपॉन C2, इक्वल नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ B1 1 अपॉन B1 और B2 1 अपॉन 2 और C1 C2 डिफरेंट है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2, तो इसे तो पहले कहा जाएगा कि ये क्या है, पैरेलल लाइन है। फिर उसके बाद कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो है लास्ट वाला जो हमारा टर्म्स दे रखा है यानी C1 C2 ये इक्वल नॉट है और C1 C2 इक्वल नॉट है, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों कहा जाएगा, इसको कुछ इस टाइप से समझिए, मान के चलिए कुछ दोस्तों ने प्लानिंग करी थी कि हमें कल के दिन स्कूल जाना है,
ठीक है। तो यहाँ पर इन तीन फ्रेंड्स है, एक का नाम A1 A2, एक का नाम है B1 B2, एक का नाम है C1 C2। ये पहला फ्रेंड्स है, ये दूसरा, ये तीन फ्रेंड्स ने प्लान करा था कि भैया कल हमें स्कूल जाना है, लेकिन क्या हुआ कि A1 A2 तो चले गया, B1 B2 भी चले गया, इनकी स्कूल में टेस्ट था और C1 C2 गया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब इनकी जो संगत है वो अच्छी नहीं है, असंगत लोग है कि इन्होंने प्लानिंग करी थी कि भैया हमें स्कूल कल जाना है, लेकिन C1 C2 गद्दार निकला, वो गया ही नहीं, उसने सुनी नहीं, दोस्ती नहीं निभाई, तो इसे इनकॉन्सिस्टेंट कहा जाएगा। अगर एक भी इनमें से इक्वल नॉट हो, या फिर मान के चलो यहाँ A1 A2 इक्वल नॉट होता B1 B2 का, लेकिन C1 C2 इक्वल होते B1 B2 के, तो ऐसी कंडीशन को भी इनकॉन्सिस्टेंट कहा जाएगा। इनकॉन्सिस्टेंट क्यों कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर या तो तीनों दोस्त अलग नहीं है, मतलब कि तीनों दोस्त सेम है, मतलब तीनों दोस्त स्कूल चले गए, A1 A2 B1 B2, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पर इनकॉन्सिस्टेंट होने का यही रीजन है कि ये तीनों में से एक गद्दार निकला, यानी C1 C2, ये स्कूल नहीं गया, ठीक है, मतलब ये इक्वल नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा कि ये जो दे रखा है ये इनकॉन्सिस्टेंट है, ये बदमाश है, इनमें से लिखा जाएगा लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, 5x माइनस 3y इजिकल्स टू 11, माइनस का 10x प्लस 6y माइनस का 22। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसे थोड़ा अपडेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं है, तो क्या लिखेंगे 5x माइनस 3y, 11 उधर प्लस का इक्वल की राइट साइड आकर माइनस हो गया, उधर क्या बचा 0, फिर माइनस का 10x प्लस 6y माइनस का 22 इक्वल की जो राइट साइड लेफ्ट साइड में आकर काय का हो जाएगा प्लस का 22, तो उधर क्या बचेगा 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन में इक्वेशन अपडेट हो गई है, वो लिख देंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस का 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे किससे, A1 A2 से, तो A1 अपॉन A2, A1 क्या है हमारा 5, फिर A2 क्या है माइनस का 10, फिर B1 अपॉन B2, B1 क्या है हमारा माइनस का 3, फिर हमारा B2 क्या दे रखा है प्लस का 6। फिर इसके बाद हम लिखेंगे C1 अपॉन C2, C1 क्या दे रखा है हमारा माइनस का 11 एंड C2 क्या दे रखा है प्लस का 22। अब देखेंगे एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है कि नहीं, सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 5, 5 2 10, फिर 3 1 3, 3 2 6, 11 1 11 और 11 2 22। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, A1 A2 जो है अपडेट होकर हो चुका 1 अपॉन माइनस का 10, B1 हमारा B1 अपॉन B2 क्या हो गया अपडेट होकर इज इक्वल टू B1 B2 माइनस का 1 अपॉन में प्लस का 2, C1 C2 अपडेट होकर क्या हो चुका है माइनस का 1 अपॉन में 2। अब हम यहाँ देखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं, हाँ A1 1 है, ठीक है, और B1 भी 1 है। अब बस साइन का हेरफेर है कि ये प्लस का है ये माइनस का, हमें साइन से कोई मतलब नहीं कि प्लस का है या माइनस का, बस हमें तो ये देखना डिजिट सेम है कि नहीं, ऊपर लिखे हुए नंबर सेम है कि नहीं, जैसे यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे A1 A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा, इसको तो पहले तो कोइंसिडेंट कहा जाएगा, दिस लाइन आर कोइंसिडेंट, इनकॉन्सिस्टेंट भी बताना हमें, तो ये जो लाइन दे रखी है हमारी क्या है कॉन्सिस्टेंट है, यानी ये संगत है, इनकी दोस्ती अच्छी, देखो सब पास हो गए, सब स्कूल चले गए, ठीक है, यानी सब इक्वल है, तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा कोइंसिस्टेंट। उसके बाद हम क्या समझेंगे, कॉन्सिस्टेंट समझ चुके, इनकॉन्सिस्टेंट काफी अच्छे से समझ चुके। अब हम 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे, जिसमें हमें रेशोज बताना, फाइंड द रेशो A1 A2 B1 B2। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा, इसमें हमें क्वेश्चन को पहले फिर अपडेट करना है, यहाँ पर जीरो मौजूद नहीं है ये इक्वेशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3x प्लस का जो है यहाँ नीचे अपडेट कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं गिवन दैट हमें क्या दे रखा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, इसको अपडेट कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 3x प्लस का 2y, अब ये प्लस का 5 इधर आकर काय का हो जाएगा माइनस का, उधर क्या बचा 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखेंगे हम
2x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 7। इसे अपडेट कर देते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस का 8y, ये प्लस का 7 इधर आकर हो जाएगा माइनस का, इक्वल के उधर क्या बचेगा 0। अब हम कंपेयरिंग करेंगे a1 a2 b1 b2 की, क्योंकि यही तो हमें रेशियो बताना है। हम यहाँ लिख देते हैं a1 अपॉन a2, तो हमारा a1 a2 क्या इक्वेशन में 3 अपॉन में 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं b1 अपॉन b2 को लिखते हैं, ये हमारे 2023 की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर हम b1 अपॉन b2 को लिखते हैं, b1 अपॉन b2 क्या दे रखा है हमारा, तो b1 b2 अपडेट होकर क्या हो गया था, ये तो अपडेट हुआ था 2 अपॉन में माइनस का 8। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं c1 c2, तो c1 c2 क्या था हमारा माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 7, ठीक है। पहले तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे, यहाँ पर ये एक दूसरे से हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर ये भी एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे, ये अपडेट होकर कुछ इस टाइप से होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। फिर उसके बाद b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में माइनस का 4। फिर क्या हो गया c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा हमारा 5 अपॉन में 7। बस हमें यही बताना था कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 c2 क्या है, a1 a2 b1 b2 क्या है। बस इसको कुछ इस टाइप से लास्ट में आंसर लिख देना कि thus the required value of a1 a2 क्या आई है 3/2 एंड b1 b2 क्या आई है माइनस का 4 आया है 1 अपॉन माइनस का 4 एंड c1 अपॉन c2 क्या आया प्लस का 5 अपॉन 7। रेशियोज बताना a1 a2 और b1 b2 क्या होगा। काफी अच्छे से आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को समझ चुके होंगे। एक उसके बाद हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशनल मेथड समझेंगे। फिर उसकी अगली वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।